प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो देश हम्म, विरोधियों के लिए और भ्रष्टाचारियों के लिए जो आज ताल ठोकी है, वो राहुल और कांग्रेस पार्टी समेत लालू और तमाम क्षेत्रीय छत्रपों के लिए क्या संकेत है सर? नहीं नहीं, क्षेत्रीय छत्रपों को ये तो वो समझ चुके हैं, उनके लिए संकेत मिल चुका है। जिस तरह से लालू के सब संतानें ईडी सीबीआई के चक्कर लगा रही हैं, इसको जेल हो गई है। मनीष जी, अब वो नरेंद्र मोदी को भी लग रहा है कि अब ताल ठोकना बहुत जरूरी है और इन लोगों की मुश्कें कसना बहुत जरूरी है। खबर बहुत छोटी सी, इसको खैरातियों ने दबा, बहुत हल्का फुल्का उसका जिक्र हुआ कि जिसको हम लोग कह रहे थे कि जब ये ब्रिटेन में गया था, जो आपने कहा देश के अंदर दुश्मन, कि जब इसने ब्रिटेन में जाके कहा था कि अमेरिका और यूरोप और ये सब जो है भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं, तो मनीष जी समझिए अभी 24 दिन हुए हैं इसको वहाँ ब्रिटेन में ये कहे हुए, और 3 जगह से खबरें आई थी। एक तो इंग्लैंड वाला हम लोग जिक्र कर चुके कि इंग्लैंड में किस तरह से खालिस्तानी गुंडे टूट पड़े, वही गुंडे ऑस्ट्रेलिया में भी टूट पड़े थे। और आज मनीष जी जो सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ कि आज अमेरिका ने हस्तक्षेप कर दिया इसकी सजा को लेके। अमेरिका के जो विदेश विभाग है उसके उप प्रवक्ता है कोई वेदांत पटेल, वो ये समझ लीजिए उसकी उसने कोई ऐसी बहुत आपत्तिजनक बात नहीं कही, लेकिन किस तरह से पूरा टूल किट इनका सोरोस गैंग सक्रिय है कि संभवतः मेरे ख्याल से इसकी गिरफ्तारी को लेके या इसकी सजा को लेके, इसको डिस्क्वालीफाई किए जाने को लेके अमेरिका में एक पत्रकार सवाल पूछ रहा था। मेरे ख्याल से जो मैंने उसका हुलिया देखा, तो शायद वो पाकिस्तानी पत्रकार था संभवतः, मुझे लगा उसका नाम नहीं था उसमें, कि इसकी सजा को लेके, इसके डिस्क्वालिफिकेशन को लेके अमेरिका के विदेश विभाग से पाकिस्तान का पत्रकार पूछ रहा है। तो उसके बाद वो बोला कि हम उस पर निगाह रखे हुए हैं और हमारी डेमोक्रेसी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे अमेरिका की निगाह रहती है। हालांकि उसने कहा कि हम इसमें भारत के साथ हैं। लेकिन मनीष जी जो इसने कहा था ब्रिटेन में, देखिए वो जमीन पर उतरने लगा। इंग्लैंड में उतरा, ऑस्ट्रेलिया में उतरा, और अब ये अमेरिका ने तो समझिए उसके विदेश विभाग के प्रवक्ता ने अपनी ऑफिशियल ब्रीफिंग में इस बात को उठा दिया। उसके उठाने का मतलब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो जाए। तो इतनी बड़ी ऐसी कोई घटना नहीं थी ना, इससे कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कोई बड़ा समीकरण बन बिगड़ रहे थे। ये टूल किट के आदमी, एक पत्रकार भी वहां पे बैठा था जिसको निश्चित पैसा दिया गया था कि तुम ये सवाल पूछना। जाहिर सी बात है, जब विदेश विभाग के प्रवक्ता से सवाल पूछा जाएगा तो उसने जवाब दिया। हालांकि उसको नहीं देना चाहिए था, उसको अब जूता मिलेगा मेरे ख्याल से। 24 घंटे के अंदर भारत उसको जवाब देगा ठीक से। लेकिन ये पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं ये लोग कि भारत के दुश्मनों को जो दुनिया भर में फैले हुए हैं उनको एक मंच पे लाके खड़ा किया जाए और सब मिलकर भारत पर टूट पड़े। तो आज जो नरेंद्र मोदी के तेवर की आप बात कर रहे हैं, तो वो जैसे हम लोग तो केवल अखबारों में पढ़ते हैं, कहीं सोशल मीडिया पे देख लिया, उनके पास तो बहुत सी खबरें होंगी, इसके बाद बहुत सी खबरें होंगी जो कह नहीं सकते सार्वजनिक मंच से। तो एक तरह से उनका क्रोध भी था इनके खिलाफ, इनके जो कुकर्म वो गिना रहे थे, वो इसीलिए गिना रहे थे कि ये बात मनीष जी बिल्कुल सही थे। हम लोग एक बार पहले भी कहते कि चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सजा याफ्ता मोर्चा खड़ा होगा, कि हर पार्टी के कई नेता जो है सजा काट रहे हैं, सजा याफ्ता जेल से उनको सजा, कि वो भ्रष्टाचारियों का एक मंच बन रहा है। ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में तो पहली बार हो ही रहा है, दुनिया के इतिहास में भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी गवर्नमेंट के खिलाफ जो अपोजिशन हो वो सारे के सारे करप्शन में डूबे हुए हैं और बाकायदा अदालत से मोहर लगे हुए करप्शन में। तो ये शर्मनाक स्थिति भी है। हालांकि मोदी के लिए बहुत बेहतर स्थिति है और उसमें आज उन्होंने जमकर प्रहार किया, इनके कुकर्म गिनाए। लेकिन मनीष जी एक कुकर्म मैं बता दूं कि जिसका नरेंद्र मोदी ने जिक्र नहीं किया, हाँ तो दो, लेकिन एक तो मैं बता दूं कि बड़ा शर्मनाक है और दर्शक भी चौंकेंगे। मैंने अभी ट्विटर पे डाला है मनीष जी कि इनके आग क्यों लगी हुई है, जरा ये समझ लें। मनीष जी, इस देश में एनिमी प्रॉपर्टी, शत्रु संपत्तियां, और दर्शक वो जान लें कि उनमें से करीब 12,465 से 455 संपत्तियां जो है वो पाकिस्तानियों की हैं और 126 संपत्तियां चीन की हैं, चीनी जो जाके चीन के नागरिक हैं उनकी हैं। और वो उसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसकी वो है, वो हमारे लखनऊ से समझिए सटा हुआ बाराबंकी और सीतापुर, राजा महमूदाबाद, उसकी मनीष जी करीब करीब 1,000। जी हेलो, सतीश जी का वो लिंक जो है हाँ बार बार डिस्टर्ब हाँ हो रहा है मनीष जी। जी,
जी। तो उसका जो बाप था उसका नाम था आमिर अहमद खान। आमिर अहमद खान, वो राजा महमूदाबाद था। वो मनीष जी जो पाकिस्तान पाकिस्तान के, और वो यहाँ से इराक चला गया, इराक से जाके उसने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी। उनकी मनीष जी हजारों करोड़ की संपत्ति है, हजारों करोड़ की संपत्ति है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। और उसका मुकदमा सलमान खुर्शीद लड़ रहा था, जरा सोचिए। हम्म। और वो उसका वकील जो था सलमान खुर्शीद था। और 2010 में जब बात नहीं बनी सुप्रीम कोर्ट के और उस तरह के फैसलों के बाद, क्योंकि जो लोग जिनके पास वो प्रॉपर्टी थी उन्होंने पलट के मुकदमा कर दिया। तो 2010 में मनीष जी कांग्रेस एक संशोधन लाई, शत्रु संपत्ति अधिनियम जो था उसमें उसने संशोधन किया। और वो संशोधन इस तरह से था कि राजा महमूदाबाद जो उसका लड़का है, अब उसका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान नहीं है, आमिर मोहम्मद खान नाम है उसका। उसको मनीष जी सारी संपत्ति वो मिल जाती, लेकिन वो मुकदमेबाजी में उलझा रहा। और नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने मनीष जी पूरा अधिनियम वो पलट दिया, और 2017 में वो सारी की सारी संपत्तियों का अधिकार भारत सरकार के पास आया। और दर्शकों को बता दूं कि मैंने कहा ये तो इसकी जिक्र नहीं करते कि ये 20 मार्च, इसी 20 मार्च से उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है नीलामी की। 12,500 संपत्तियां हैं जिनकी कीमत जब नीलामी के बाद समझ में आएगी दसियों हजार करोड़ में होगी। तो इनको आग उसमें भी लगी हुई है मनीष जी, इनको आग उसमें भी लगी हुई है। और समझिए वो जो मैं बता रहा हूँ कि 2010 में कांग्रेस ने अधिनियम को बदलकर इस तरह से कर दिया था कि उसको राजा महमूदाबाद को सारी प्रॉपर्टी मिल जाती, और राजा महमूदाबाद का सभी लोगों को मिल जाती जो थे। और उस कैबिनेट की मीटिंग में बाकायदे सलमान खुर्शीद और चिदम्बरम का झगड़ा हुआ। जी 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 चिदम्बरम का झगड़ा हुआ, मेरे ट्विटर पर पड़ी, दर्शक देख लेंगे तो वो दोनों खबरें पड़ी हुई हैं। तो एक इनके ये भी आग लगी हुई है मनीष जी। ये जरा सोच लीजिए कि ये देश की संपत्ति जो है उसको ये पाकिस्तानियों को देने के लिए कितना बेकरार बेचैन थे, बेकरार थे कि पहले सलमान खुर्शीद मुकदमा लड़ता था। जब वो कानून मंत्री बना तो उसने बकायदे अधिनियम ही बदल दिया, और उस पर लेके उसकी चिदम्बरम से बहुत जहां जहां भी बहुत झंझट हुआ। तो वो नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल कुलाड़ा मार दिया बाकायदे। वो सरकार के कब्जे के बाद, क्योंकि 12,500 संपत्तियां थी, उनको इकट्ठा और एक सूत्र में करने में समय लगा। अब इसी मार्च से वो भी शुरू हो गई, उसकी नीलामी भी, उसकी प्रक्रिया नरेंद्र मोदी ने शुरू की सरकार ने। तो वो इनके आग लगी हुई है, वो इनके आग लगी हुई है। और दूसरा मनीष जी एक और बता दूं किस तरह के भ्रष्ट थे ये, किस तरह का नरेंद्र मोदी ने वो तो गिनाया कि ईडी ने कितने लाख, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की, इनके समय में 5,000 करोड़ की जब्त हुई थी। और इससे ज्यादा जो मनीष जी एक आंकड़ा और है कि ये किस तरह से देशघाती काम में लगे हुए थे। इनकी सरकार कैसी छूट देती थी, कैसी उसे मिली हुई थी। ये समझ लें कि मनीष जी जो एनसीबी ने इनके कार्यकाल में 2006 से 2013, समझिए करीब 8 साल में जो था, वो केवल 1.5 लाख किलो मादक पदार्थ जब्त किए थे। और 2014 से 2022 इसमें मनीष जी 3,30,000 किलो मादक पदार्थ जब्त किए गए। और अभी फर्क बता रहा हूँ कि मादक पदार्थ का क्या फर्क था, किस तरह की बेईमानी करते थे कि उनसे दुगने तो मादक पदार्थ जब्त किए गए। और 2006 से 2013 तक केवल 1257 केस एनसीबी ने दर्ज किए थे। 2014 से 2022 में साढ़े करीब करीब 3,172, 3200, समझिए 3200 केस दर्ज हुए। और जो असली मनीष जी चोरी पकड़ में आती है, ये जो मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने जो बातें नहीं बताई वो बता रहा हूँ कि किस तरह के भ्रष्ट और बेईमान लोग थे और कैसे लोगों को संरक्षण देते थे। कि मनीष जी जो 2006 से 2013 के बीच में ड्रग्स पकड़ी गई थी, 1.5 लाख किलो बताते हैं, उसकी कीमत थी 768 करोड़ रुपए। उसकी कीमत थी 768 करोड़ रुपए। और 2014 से 2022 में जो ड्रग्स पकड़ी गई उसकी कीमत है मनीष जी 20,000 करोड़ रुपए। अब इसमें फ्रॉड समझे मनीष जी कि फ्रॉड क्या है। इसमें फ्रॉड यह है कि ये इनके समय में जो ये पकड़ा जाता था, वो भांग और चरस और गांजा ये सस्ते होते हैं, ये वो उसका वॉल्यूम बड़ा नजर आता है, कीमत उसकी नहीं होती। और ये जो 2014 से 2022 है इसमें सही वैल्यू की वो पकड़ी गई है ड्रग्स।
और इसमें ये तो 20,000 करोड़ तो समझिए 2014 से 2022 है, इसमें वो अभी ड्रग्स शामिल नहीं है। जो गुजरात में पकड़ी गई थी 20,000 करोड़ की, उसको मिला लीजिए तो 40,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। इनके समय में 768 करोड़ रुपए की पकड़ी गई थी। तो ये इस तरह के बेईमान लोग थे, तो नरेंद्र मोदी जब इनको धोते हैं तो ठीक से धोते हैं, कोई कसर बाकी नहीं रखते। उनको धोना चाहिए भी, उनको धोना चाहिए भी, क्योंकि मैंने कहा दो उदाहरण दिए। एक तो ड्रग्स वाला कि किस तरह से स्मगलरों को सीधी सीधी बात है मनीष जी की, ये तथ्य बताता है कि स्मगलरों को संरक्षण कैसा खुलकर मिल रहा था, ये एनसीबी के ही आंकड़े बताते हैं। और दूसरे की 12,500 संपत्तियां जिनकी कीमत दसियों हजार करोड़ रुपए है, वो ये पाकिस्तानियों को देने के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। वो ये पाकिस्तानियों को देने के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। और ये समझिए मनीष जी की जो अभी एक शत्रु संपत्ति जो यहाँ का लखनऊ का मेन मार्केट है हजरतगंज, वो 60 से 70% उसी में राजा महमूदाबाद की प्रॉपर्टी है, सब अंग्रेजों के समय में इकट्ठी की थी। और उसमें एक एक प्रॉपर्टी ऐसी है मनीष जी जिसकी कीमत 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए है। और ऐसी दर्जनों संपत्तियां ये सब उठा के उस पाकिस्तानी को देना देने चाहते के लिए थे। इन्होंने बाकायदे नियम बदल दिया। दर्शक देख लेंगे, मेरे उसको मैं खबर भी डाली हुई है 2010 की, कब इन्होंने जो बदला है अधिनियम कि वो उस पर झगड़े का भी है कि सलमान खुर्शीद तो चिदम्बरम में उस बात पर झगड़ा भी हुआ, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी ने आके इनके इरादों पर पानी फेर दिया। तो अब ये तिलमिलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं, इसीलिए बार बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, कभी अडानी का बहाना, कभी अंबानी का बहाना, कभी राफेल का बहाना, ये इस तरह से करके नरेंद्र मोदी को गाली दिया करते हैं। लेकिन ये असलियत नहीं बता पाते कि इनके मर्म पे चोट जो पहुंची है वो इन कर्मों से पहुंची है कि वो स्मगलर जो इनके सीधे सीधे इनके संरक्षण में थे, उनको उनके ऊपर प्रहार बन के बरस रहा एनसीबी। और ये शत्रु संपत्ति, ये मानी जी इसका खेल समझे दर्शक कि वो जो हजारों करोड़ दसियों हजार करोड़ की संपत्ति थी, उसमें फिर मनी जी बंटवारा होता। और एक और बता दूं कि उस शत्रु संपत्ति में जो एक और है, ये पटौदी परिवार सैफ अली खान का, ये जो इसके चाचा मामा ताऊ छोड़ के चले गए थे, जो वहां के अब जाकर आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी में बड़े बड़े अफसर हैं, उनकी संपत्ति भी वापस हो जाती 2010 में, जो आ जाती है, इनका अधिनियम चल जाता है, मुकदमेबाजी ना होती उस पर, तो वो पटौदी का भी हो जाता। तो अब दर्शक ये भी समझ ले कि वो अक्सर सैफ अली खान और करीना कपूर ये काहे तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये बेचारे कह नहीं पाते कि ये हमारे संपत्ति सब लुट गई। तो ये कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहाना बनाते हैं, कभी असहिष्णुता का बहाना बनाते हैं, लेकिन मूल कारण इनका ये है।